टीवीएस विक्टर 3 वाल्व का फुल इंजन रीबिल्ड कैसे होता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्रैंकशाफ्ट कैसे इंस्टॉल करी जाती है, गियरबॉक्स कैसे इंस्टॉल करा जाता है, क्लच कंपोनेंट्स, टाइमिंग, मैग्नेट, सिलेंडर हेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप कूपन कोड जीत10 यूज करेंगे तो इनके सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। So the link is in the description. Do check it out and abhi back to the video. शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेआउट से। सो एज यू कैन सी जो पार्ट्स का अरेंजमेंट है वो मैंने कुछ इस तरीके से करा है जिस तरीके से हम इंजन में पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लगाने वाले हैं। सो एज यू कैन सी सबसे पहले क्रैंकेस है, फिर क्रैंकशाफ्ट है, फिर गियरबॉक्स है एंड ऐसे ही सारी चीजें अरेंज करी गई हैं ताकि जब हम इंजन रीबिल्ड करें तो वो जो एक्सपीरियंस हमारा वो स्ट्रेस फ्री हो सके। उससे होगा क्या, उससे इंजन रीबिल्डिंग के टाइम पे हमें कम स्ट्रेस होगा एंड उसकी वजह से हम हमारा जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। प्लस में इनकी जो साफ सफाई है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। सारे पार्ट्स को हमने डीजल से अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया है एंड ये जो सारी प्रोसेस है ये मैंने पहले किसी और इंजन पर डिटेल में दिखा रखी है कि आप इंजन को साफ कैसे करें, चीज़ों को अरेंज कैसे करें। तो वो जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू डू चेक देम आउट। एंड अभी सबसे पहले हम हमारा जो क्रैंकेस है उसमें हमारी जो क्रैंक है उसको इंस्टॉल करने से शुरुआत करते हैं। तो उसके प्राइमरीली 3 तरीके हैं। नंबर 1, आपके पास इसका स्पेशल टूल होना चाहिए, क्रैंक पुलर। नंबर 2, आपके पास एक लेथ मशीन शॉप पे जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है वो होनी चाहिए। दोनों ही मेरे पास नहीं है तो हम यूज़ करने वाले हैं मेथड नंबर 3 जो कि होगा हॉट एंड कोल्ड मेथड। सो द आइडिया इज़ कि ये जो क्रैंकेस है हमारा, जिसमें हम क्रैंकशाफ्ट का जो बैरिंग है उसको सीट करने वाले हैं, इसको हम गर्म करेंगे और क्रैंकशाफ्ट हमारी हम फ्रीज़र में रख के ठंडी करेंगे। तो क्रैंकशाफ्ट अभी फ्रीज़र में है, जितनी ठंडी हो सकती है घर वाले फ्रिज में उतनी हो रही है एंड अभी इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ब्लो टॉर्च। ये आपको मार्केट में ये जो इसकी टॉर्च है इसके साथ में, कैन के साथ में 400-450 रुपये की मिल जाएगी और ये सिर्फ इसी चीज़ में काम नहीं आती है। सो आई थिंक ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप करना चाहें तो। बाकी जो वो ठोक पीट के लगाने वाला जो मेथड है वो मेरे को पसंद है नहीं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना, वो मेथड मुझे सही नहीं लगता है। ये सेक्शन हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और ये रही हमारी क्रैंक जो कि काफ़ी ठंडी है एज यू कैन सी। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर हमारी टाइमिंग चैन लगने वाली है उसको हम इस साइड रखेंगे बिकॉज ये हमारा लेफ्ट क्रैंक केस है। एंड द आइडिया इज़ कि ये गर्म होकर के एक्सपैंड हुआ है, ये ठंडा होकर के श्रिंक हुआ है, तो दैट शुड ड्रॉप राइट इन। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हो नाइस। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। एक बार मैं इसको अच्छे से चेक कर लेता हूँ एंड फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका जो रोटेशन है वो भी प्रॉपर है एंड अभी द आइडिया इज़ कि बिकॉज ये ठंडा है एंड हम इसको एकदम से एटमॉस्फेयर में लेकर के आए हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो हुआ क्या है कि इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम इसको वाइप ऑफ करते रहेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। कब तक? जब तक ये हमारा क्रैंकेस ठंडा ना हो जाए और ये जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ना आ जाए। उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक वार्निंग आपको दे देता हूँ, इससे खेलना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो आप मेक श्योर करें कि इसको आप यूज़ वहाँ पर करें जहाँ पर आसपास कोई आग न लगने के चांसेस हों और इंजन को किसी ऐसी चीज़ पर रखें जो कि जलती ना हो, ऑब्वियस सी चीज़ है। प्लस में
इसको जहां पर मैं हीट कर रहा था, आपने देखा होगा वीडियो में, तो उसको आपको चारों तरफ से हीट करना है, ज्यादा गर्म भी नहीं कर देना है और एक जगह से ज्यादा गर्म भी नहीं करना है। उससे होगा क्या कि चांसेस हैं कि इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, या फिर ओवर हीट होने की वजह से इसका जो शेप है प्रॉपर राउंड होने की बजाय थोड़ा बहुत 19-20 का जो हम आंखों से नहीं देख सकते डिफरेंस आ सकता है, जो कि इंजन के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बोलूंगा, जो इसको चोट मार करके इंस्टॉल करने वाला जो तरीका है, उससे ये मेथड अभी भी कम डेंजरस है। तो आप समझ सकते हैं कि उससे आप बैरिंग को कितना नुकसान करते हैं। तो अभी ये होता है एंड फिर अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ऑलराइट, सो अब बारी है जो बैरिंग्स हैं उनको लुब्रिकेट करने की। तो दूसरी साइड का जो बैरिंग है उसको मैंने पहले ही लुब्रिकेट कर दिया है। नाउ वी आर जस्ट डूइंग द अदर साइड। एंड अभी यहाँ से जो कनेक्टिंग रोड है उसमें ऑयल पास होता है, तो यहाँ पर भी ऑयल अच्छे से इसमें डाल करके और जो कनेक्टिंग रोड है उसको भी लुब्रिकेट कर देंगे। उसके बाद बारी है जो गियर बॉक्स के बैरिंग्स हैं उनको लुब्रिकेट करने की। एंड साथ ही साथ जहाँ पर हमारी शिफ्टर पिंस, शिफ्टर ड्रम एंड किकशाफ्ट लगने वाली है उस एरिया को भी लुब्रिकेट कर देते हैं। अब लगाएंगे गियर बॉक्स को। तो गियर बॉक्स में सिर्फ एक वॉशर लगता है यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी अगर गियर बॉक्स को पूरा असेंबल कैसे करना है ये आपको डिटेल में जानना है, तो अभी आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जा कर के गियर बॉक्स की जो प्रॉपर असेंबली की डिटेल वीडियो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जो इनपुट शाफ्ट है उसको यहाँ पर अलाइन करेंगे, आउटपुट शाफ्ट यहाँ से पास थ्रू करेंगे एंड हमारा जो गियर बॉक्स इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद सभी जो गियर्स हैं उनको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। अब बारी है जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको लगाने की। तो इनमें सबसे पहले ये दो डाउल टाइप चीज़ें लगती हैं इनके दोनों पिन पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये इससे चिपकी रहें, गिरे ना। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों सेम हैं, तो आप किसी भी फोक में कोई भी डाउल लगा सकते हैं। एंड अब बारी है इनको इंस्टॉल करने की। तो हमारा जो गियर बॉक्स है उसमें दोनों साइड हमें दो गियर्स ऐसे दिखेंगी जो कि मूव हो सकती हैं और जिनमें स्लॉट बने हुए हैं। तो इन दोनों स्लॉट्स में हमें इन दोनों फोक्स को लगाना है। तो साइज में कंपैरेटिवली जो बड़ा वाला फोक है जो कि ये वाला है, ये इस साइड लगेगा, मतलब हमारी आउटपुट शाफ्ट में, और छोटा वाला जो फोक है वो इनपुट शाफ्ट में लगेगा। लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इनका ये वाला जो सेक्शन है इसे हम अंदर की तरफ रखें, मतलब इस केस में ये इस तरफ आएगा और इसके केस में ये इस तरफ आएगा, क्योंकि हमारा जो शिफ्टर ड्रम है वो यहाँ पर लगेगा। तो इसको इस तरीके से रखते हुए हमें ये वाला जो स्लॉट है इसमें कुछ इस तरीके से लगाना है। ये गिर गई थी तो इसे हम लगा देंगे। इसको आप चाहें तो ग्रीस से भी रोक सकते हैं, बट मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। सेम गोज़ फॉर द अदर वन। इसको अंदर की तरफ रखते हुए इस वाले स्लॉट में कुछ इस तरीके से लगाना है। अभी इनकी आप डायरेक्शन नोट कर सकते हैं कि ये कैसे लगे हुए हैं। अब बारी है जो शिफ्टर ड्रम है उसमें न्यूट्रल की जो प्लेट है उसको लगाने की। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है जो कि बाहर निकला हुआ है इसको हमें इस होल में से पास थ्रू करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है हमें। ये जो प्लेट है इसका जो ये बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो कुछ ऐसे आ जाए। अभी इसको हम मोड़ देंगे, फ्लैट हेड की हेल्प से मैं इसको बेंड कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि ये अपनी जगह पर थोड़ा सा लॉक रहेगा। ये जो बेंड हमने दिया है इसका सिर्फ इतना ही पर्पस है, जस्ट लाइक दैट। अभी इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करते हैं। इसके ये जो चैनल्स हैं, ये दो चैनल्स जिन पर जो शिफ्टर ड्रम की ये वाली जो पिंस हैं, डाउल्स हैं, ये राइड करने वाली हैं, इनको हम अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे। अभी ये वाला जो सेक्शन है इसको नीचे की तरफ रखते हुए इस होल में कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। एंड अभी हम हमारा जो शिफ्ट फोक है वो जिस गियर में स्लॉट है उस गियर को ऊपर की तरफ उठा करके इसको जो शिफ्टर ड्रम में गैलरी बनी हुई है उसमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पुश कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। तो ऊपर वाली गैलरी है उसमें हमने ये वाली जो फोक है इसको लगा दिया है। तो नीचे वाली जो गैलरी है उसमें हम इस वाली फोक को लगाएंगे। तो इसको भी उठाना है एंड इस गैलरी में इसको स्लॉट कर देना है। एंड अभी लगाएंगे दोनों जो पिन्स हैं उनको। तो इनको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे। दोनों पिन सेम हैं, किसी भी साइड से लगाई जा सकती हैं। तो एक पिन को यहाँ पर ड्रॉप करना है, इसके फोक के होल के अंदर से क्रैंक केस का जो होल है उसमें थोड़ा सा पुश करेंगे अलाइन करके, तो ये फिट हो जाएगा।
उसके बाद दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करनी है एंड देयर वी गो। और अभी हमारी जो किक शाफ्ट है उसको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले जो किक शाफ्ट है उसका ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे। फिर ये वाली जो गियर है इसमें इस साइड आपको ये टीथ्स बने हुए दिखेंगे, इसको पलटेंगे तो दूसरी साइड प्लेन है, मतलब साइड वाले टीथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर की तरफ इस साइड टीथ्स नहीं है, इस साइड हैं। तो जिस साइड टीथ्स हैं उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लॉट कर देंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये जो आपको स्लॉट बना हुआ दिख रहा है ये आगे हम सर क्लिप लगाएंगे तब काम आएगा, तो इसलिए उस टाइम मैं दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए अभी दिखा रहा हूँ। ये जो स्लॉट है ये वाला, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। फिर इसका जो वॉशर है उसको स्लाइड करते हैं यहाँ पर। अभी ये वाली जो सर क्लिप है इसको हमें लगा करके उस स्लॉट में लॉक करना है। तो उसके लिए सर क्लिप इंस्टॉलर टूल है, उसकी हेल्प से हम इस सर क्लिप को एक्सपैंड करके ऑल द वे नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे और उसके बाद में हम इसको ऑल द वे इसके स्लॉट की तरफ एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पुश करेंगे। एंड हियर वी गो, हमारी जो सर क्लिप है वो अपने स्लॉट में प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद में ये वाला जो गियर है इसके ये जो टीथ्स हैं इनको हमें इन टीथ्स के साथ मर्ज करना है। तो ये वाला हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे, ये हम रखेंगे बाहर की तरफ। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डॉट दिखेगा जो कि अगर आप शाफ्ट को ध्यान से देखेंगे तो उस पर भी बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हैं, यहाँ तक लेकर के आते हैं और अभी इन दोनों डॉट्स को अलाइन रखते हुए ये वाला जो गियर है इसको ऑल द वे ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी एज यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एक साइड ये फ्री रोटेट करता है, दूसरी साइड ये ग्रैब कर लेता है। एंड इसके ऊपर टेंशन बनाए रखने के लिए इसकी स्प्रिंग है, उसको लगाएंगे जस्ट लाइक दैट। एंड फिर लास्ट में लगेगा इसका ये वाला वॉशर कुछ इस तरीके से। और अभी हमारी जो किक शाफ्ट है वो क्रैंक केस में लगने के लिए तैयार है, जो कि इस वाले स्लॉट में लगेगी। ये वाला हिस्सा यहाँ पर लगेगा, तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है एंड फिर इसको रोटेट करके यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। एंड अभी एज यू कैन सी इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। तो जब हम हमारे गियर बॉक्स को रोटेट कर रहे हैं तो नीचे वाली गियर है वो रोटेट हो रही है, लेकिन ऊपर वाली गियर है वो फिक्स है और ना ही कोई आवाज़ आ रही है। अगर इसकी टाइमिंग हम गलत करते तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आती। तो इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं एंड अगली प्रोसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाली है गैस्केट इंस्टॉलेशन। तो एज यू कैन सी इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रीस अप्लाई करा है, जिससे कि एक तो इसको स्टिक होने में हेल्प होती है, दूसरा किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमें इंजन खोलना पड़ जाएगा तो ये चिपकेगा नहीं इसके ऊपर और ना ही ये ख़राब होगा। प्लस में अगर लंबे टाइम बाद इसको खोलने चलेंगे तो ये गैस्केट कम परेशान करेगा स्क्रैपिंग करते टाइम एज़ कम्पेयर टू हम इसको सूखा लगा देते। तो इसको लगाना है, लगाने से पहले मेक श्योर कर लें कि एक डाउल यहाँ पर होनी चाहिए, दूसरी लोकेटिंग डाउल यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसमें ये दोनों डाउल्स पहले से लगी हुई हैं, तो इसको हम इन दोनों डाउल्स के साथ अलाइन करके इसकी जगह पर प्लेस कर देंगे और थोड़ा सा इसको अलाइन कर देंगे जस्ट लाइक दैट। अभी ये जो हिस्सा है इसको हमें कट करना है। आप चाहें तो अभी इसको बराबर कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जब दूसरा क्रैंकेस लगा दूंगा और सिलेंडर इंस्टॉलेशन की बारी आएगी तब इसको कट करूंगा, क्योंकि उस टाइम मुझे ज़्यादा बेटर और प्रिसाइज कटिंग मिलती है। तो अभी जो हमारा दूसरा वाला क्रैंकेस है उसको इसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो इसको किकशाफ्ट के साथ अलाइन करेंगे एंड उसके बाद में बाकी चीज़ों के, और उसको धीरे धीरे ड्रॉप कर देंगे। और हमारा जो क्रैंकेस है वो पूरा सीट हो चुका है। तो अब बारी है इसके जो फास्टनर्स हैं उनको लगाने की। सबसे पहले ये जो दो बोल्ट्स हैं ये लगेंगे आरएच साइड में। तो ये जो बड़ा वाला बोल्ट है जो कि ज़्यादा नया भी दिख रहा है वो यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से। एंड दूसरा वाला बोल्ट है जो कि साइज़ में छोटा है और रस्टेड भी है वो लगेगा यहाँ पर। तो इन दोनों को टाइट कर लेता हूँ एंड फिर दूसरी साइड के जो फास्टनर्स हैं उनको लगाते हैं। एक चीज़ हमें मेक श्योर करनी है वो ये कि अभी हम इनको नॉर्मली हैंड टाइट ही कर रहे हैं। प्रॉपरली टाइट हम इनको तब करेंगे जब हम दूसरी साइड के जो बोल्ट्स हैं उन सबको टाइट कर लेंगे। एंड अभी इंस्टॉल करने वाले हैं इन टोटल 13 बोल्ट्स को। एंड ये 13 के 13 जो बोल्ट्स हैं वो सारे सेम साइज़ के हैं,
बस फ़र्क इतना है, जो नए जैसे दिखने वाले 5 बोल्ट्स हैं वो अंदर लगाए जाएंगे एंड बाकी के जो बच गए वो बाहर लगेंगे। तो पहले अंदर वाले बोल्ट्स हैं उनको लगाने से शुरुआत करते हैं एंड फिर इनकी तरफ मूव ऑन करेंगे। पहला बोल्ट यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ वन ये रहा एंड ये रहा फिफ्थ वन। उसके बाद में बचे हुए बोल्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो उनको मैं लगाता हूँ, क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करता हूँ एंड फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी इंस्टॉल करेंगे शिफ्टर ड्रम के ऊपर लगने वाला बोल्ट। तो सबसे पहले ये वाला जो वॉशर है ये यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में ये 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको लगा करके सबसे पहले इसको हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में शिफ्टर ड्रम को फर्स्ट गियर में रखते हुए इसको पूरा टाइट करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद लगाएंगे इसकी कैप को। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रे आरटीपी सिलिकॉन यूज़ करा है ताकि ऑयल सीपेज के चांसेस हैं वो कम रहें एंड अभी इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करके पुश कर देंगे एंड उसके बाद में ये जो एक्सेसिव मेस हमने क्रिएट करा है इसको क्लीन करते हैं और फिर लगाते हैं हमारा जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको। तो यहाँ पर एक ओरिंग लगती है छोटी सी, मेक श्योर वो इसमें प्लेस्ड हो एंड उसके बाद में इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है और फिर इसकी जो रिटेनर प्लेट है उसको लगा करके यहाँ पर इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। साथ ही साथ आउटपुट शाफ्ट ऑयल सील और गियर शाफ्ट ऑयल सील को भी इंस्टॉल कर देंगे। और अब आ चुके हैं आरएच साइड पर। तो सबसे पहले जो 2 बोल्ट्स हैं जो कि हमने खाली हैंड टाइट करे थे उनको प्रॉपर्ली टाइट करते हैं। फिर लगाएंगे शिफ्टर ड्रम की 5 पिन्स को। 5 पिन्स सेम साइज़ की हैं और इन 5 स्लॉट्स में जा कर के फिट होनी है। फिर लगेगी इनकी ये प्लेट जिसका ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए इसको बाहर रखना है। सबसे पहले इसको प्लेस करेंगे, इसको आप कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, इसकी कोई पोजीशन नहीं है। फिर इसका ये स्क्रू लगाएंगे जिस पर एज यू कैन सी मैंने थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ करा है, तो इसको लगा करके टाइट करते हैं। और फिर लगाएंगे इसकी स्टॉपर प्लेट को। तो प्लेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी एंड इसमें नीचे की तरफ एक वॉशर लगेगा। बोल्ट इसका कुछ इस टाइप का है। तो बोल्ट में ये जो सेक्शन बना हुआ है ये इसमें कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। वॉशर को नीचे रखते हुए सबसे पहले प्लेट को लगा करके हैंड टाइट करते हैं। फिर लगाएंगे स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग में एक छोटा हिस्सा है एंड एक बड़ा हिस्सा है। तो बड़े वाला जो हिस्सा है वो इस साइड रहेगा। ये यहाँ पर एक स्टड जैसी चीज़ लगी हुई है जिसमें एक स्लॉट बना हुआ है जिसमें स्प्रिंग का ये वाला जो हिस्सा है ये जा करके लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है इसको इस होल में से कुछ इस तरीके से पास थ्रू करना है एंड उसके बाद में इसको यहाँ तक लेकर के आना है, जिसके लिए मैं एक नोज प्लायर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे एंड फिर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे एंड हमारी जो स्प्रिंग है वो लग चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए जो शिफ्टर ड्रम है उसको एक बार रोटेट करके देखते हैं इनपुट शाफ्ट को घुमाते हुए। तो ये लास्ट गियर हो गया एंड अभी इसको रोटेट करते हुए चलते हैं। ये हो गया न्यूट्रल। तो हमारी जो स्प्रिंग है, जो प्लेट है और जो पूरा गियर बॉक्स है वो हमने अभी चेक कर लिया, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। जिसका मतलब है कि हम हमारी जो किक शाफ्ट है उसकी जो स्प्रिंग है उसको लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि जो किक शाफ्ट है उसको हम जितना क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। यहाँ पर अभी एक आवाज़ आएगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब ये आवाज़ आ जाए विच मीन्स कि अपनी पोजीशन पर लॉक हो चुकी है, इससे आगे नहीं जाएगी, उस सिचुएशन में हमें ये जो स्प्रिंग है इसको लगाना है। तो स्प्रिंग में ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ये हमें ऊपर की तरफ रखना है। स्प्रिंग ऐसे नहीं लगेगी, इसको हमें ऐसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसको, ये वाला जो होल है इसमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं वही कर रहा हूँ, जो स्प्रिंग है उसको इसका जो होल है उसमें कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के रखना है ताकि ये बाहर ना निकले एंड फिर ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ से घुमा करके यहाँ पर ला करके स्लॉट करना है। तो उसके लिए अगेन एक नोज प्लायर की हेल्प लगेगी एंड इसको कुछ इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पर ला करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये एक नाइलॉक बुशिंग है जिसको लगाना है। तो इसमें ये जो कट बना हुआ है इस कट को
स्प्रिंग का ये वाला जो हिस्सा है उसके साथ मैच करना है, मतलब इसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये इसके बराबर हो, एंड फिर इसको ऑल द वे नीचे की तरफ हम पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर लगाएंगे ये वॉशर यहाँ पर, एंड फिर यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है जिसमें इस सर्क्लिप को लगाना है, और ये लग गई। इस वाली सर्क्लिप के साथ मेरी यही एडवाइस होगी कि आप इसको कम से कम एक्सपैंड करें, बिकॉज अगर आप नोज प्लायर से इसको थोड़ा सा भी एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये काफ़ी लूज रहेगी, जो कि अच्छा नहीं है। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारी जो किक रिटर्न स्प्रिंग है वो प्रॉपर्ली लगी या नहीं। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हूँ, एंड ये वापस अपनी लॉक पोजीशन पर जा रही है। और जब हम इनपुट शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो एज यू कैन लिसन, किसी भी टाइप की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारा ये काम भी प्रॉपर्ली हो गया। और अब बारी है जो हमारी गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें एक ये स्लीव लगी रहती है, ये इसमें निकल नहीं रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वाले ये केस में भी नहीं निकलेगी। तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट करके रखना है। ये जो स्प्रिंग है इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। सबसे पहले स्लीव पे इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, फिर इसका एक हिस्सा इस वाले सेक्शन पे कुछ ऐसे लगा करके दूसरी साइड की जो स्प्रिंग है उसको इस साइड लेकर के आना है। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लें ताकि आपको इसकी जो फिटिंग है वो समझ में आ जाए। अभी इसका जो पूरा सेक्शन है इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है, एंड ये वाला जो होल है इसको भी लुब्रिकेट कर लिया है। अब इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर ये एक सेक्शन निकला हुआ है, ये जो सेक्शन है ये वहीं पर जाएगा। फिर ये वाला जो हिस्सा है मेक श्योर करें कि इसकी ये जो स्प्रिंग है ये प्रॉपर्ली लगी हुई होनी चाहिए। फिर इसको नीचे की तरफ पुश रखते हुए इसको हम ऑल द वे प्रेस कर देंगे, एंड फिर ये जो हिस्सा है इसको आगे की साइड रिलीज कर देंगे। और कुछ इस तरीके से हमारी जो गियर शाफ्ट है वो अपना जो स्लॉट है उसमें लग जाएगी एंड प्रॉपर्ली वर्क भी करेगी, एज यू कैन सी। अभी बारी है जो ऑयल पंप है उसको लगाने की, लेकिन उससे पहले इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी जो आउटर हाउसिंग है उसमें अंदर की तरफ ऑयल लगाएंगे अच्छे से। फिर जो बड़ा वाला प्रोपेलर है उसमें एक डॉट दिखेगा आपको, इस डॉट को नीचे की तरफ रखना है, मतलब ये डॉट इसमें नीचे की तरफ रहेगा और ये कुछ इस तरीके से लगेगी। थोड़ा सा लुब्रिकेशन और इसको अंदर से भी लुब्रिकेट करेंगे। फिर बारी है हमारा जो छोटा प्रोपेलर है उसको लगाने की। तो इसमें भी आपको एक डॉट दिखेगा, उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगाएंगे। इसके होल को हाउसिंग के इस वाले होल के साथ रोटेट करके अलाइन करेंगे। फिर हमारी ये जो शाफ्ट है इसको लगाना है। तो इसमें जिस साइड सर्क्लिप के लिए कट बना हुआ है वो साइड बाहर रखेंगे। तो मतलब इस वाले होल को छोड़ करके ये वाला जो होल है इसमें हम ये छोटी वाली पिन लगाएंगे। एक पिन बड़ी है वो बाद में लगेगी, अभी छोटी वाली पिन को इसमें कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये दोनों साइड से बराबर बाहर निकली रहे। एंड फिर इसी सिचुएशन में इसको रखते हुए जो इनर प्रोपेलर है उसके अंदर से इसको पास थ्रू करेंगे, जस्ट लाइक दैट। और कुछ इस तरीके से जो हमारा ऑयल पंप है वो हमें फिट करना है। अभी लगानी है इसकी कैप। तो कैप में ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, जिस साइड ये उभरा हुआ हिस्सा है वो हमें बाहर रखना है। दूसरी पहचान हम ये रख सकते हैं कि स्क्रू लगाने के लिए एक स्लॉट बना रखा है ताकि ये लेवल में रहे, तो वो हिस्सा बाहर रहेगा। दूसरी साइड आप देखेंगे तो ये प्लेन है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। और अब यहाँ पर ये एक छोटा सा स्क्रू लगेगा, तो इसको मैं लगा लेता हूँ एंड फिर ऑयल पंप को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे, उसके बाद ऑयल पंप की हाउसिंग के तीनों होल्स को अलाइन करके इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद इन तीनों स्क्रूज को लगा करके अच्छे से टाइट कर देंगे। ऑलराइट, सो अब बारी है हमारा जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो गियर है ये सिर्फ एक स्पेसर का काम करता है। मतलब प्राइमरी गियर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये थोड़ा नीचे लगेगा, इसलिए इस प्राइमरी गियर को उठा हुआ रखने के लिए ये स्पेसर दे रखा है। स्पेसर मतलब गियर की शेप में स्पेसर दे रखा है, जो कि कुछ नहीं चलाता। ना इससे ऑयल पंप चलेगा, ना इससे क्लच हाउसिंग चलेगी, और कुछ यहाँ पर है नहीं चलाने को, पर बस ये दे रखा है। मतलब क्या बोलूँ यार, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा
पर्पज़ क्या है इसके पीछे। एनीवेज इसको लगाने का तरीका ये है कि इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा स्मूथ है, तो ये हम रखेंगे नीचे की तरफ, और ये जो खड्डे वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। एंड इसका ये जो स्लॉट है इसमें खैर ये जो वुडरफ की है ये तो किसी भी तरीके से नहीं लगने वाली है, बट नॉनदलेस इस स्लॉट को हम जो हमारी क्रैंकशाफ्ट में स्लॉट बना हुआ है उसके साथ अलाइन रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उससे। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं हमारा जो प्राइमरी गियर है उसको। तो प्राइमरी गियर को लगाने के लिए अगर आपके पास नया प्राइमरी गियर है, एकदम नया, तो आप उसको कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन बिकॉज ये पुराना प्राइमरी गियर है तो प्राइमरी गियर पूरा यूज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इस साइड आपको ऑयल के निशान दिखेंगे एंड ये साइड ज़्यादा चमक रही है, तो ये जो चमकने वाली साइड है इसी पर जो क्लच हाउसिंग का गियर है वो चला है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मैच करके लगाएंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर हम इसको, पुराना गियर है ये इसलिए बता रहा हूँ, इसको हम अगर उल्टा लगा देंगे तो इसमें आवाज़ आने लग जाएगी। तो इसलिए इसमें पहचान के लिए एक ब्लू मार्कर बना रखा है, तो ये मार्कर वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। लेकिन अगर आप नया गियर लगाने वाले हैं तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल होगा। तो अब ये वाला जो स्लॉट है इसको इसके साथ अलाइन करके इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। फिर ये जो वुडरफ की है इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, जस्ट लाइक दैट। और अब हमारा जो ऑयल पंप है उसकी जो शाफ्ट है उसको ऊपर की तरफ उठा करके ये वाला जो होल है इसमें बड़ी वाली जो पिन है उसको लगाएंगे। इसको भी उसी तरीके से लगाना है कि ये दोनों साइड से बराबर निकली रहे। एंड ऐसा करने के बाद ये जो ऑयल पंप का गियर है इसमें आप ये स्लॉट देख सकते हैं, इस स्लॉट को हमें इस पिन के साथ अलाइन करना है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा एंड आपको इसको अलाइन करना है। साथ ही साथ जो ऑयल पंप की गियर है उसको हमें प्राइमरी गियर के साथ भी अलाइन करना है। तो प्राइमरी गियर को रोटेट करते हुए इसको लगाते हैं एंड फिर एक बार देख लेंगे कि जो पिन है वो अलाइन हो गई है क्या। उसका क्या तरीका है, वेल ये जो पिन है इसको हम और उठाएंगे। अगर ये उड़ जाती है विच मीन्स कि हमारी जो पिन है वो प्रॉपर्ली लग गई है। अब हमें इस स्लॉट में ये जो सर्क्लिप है इसको लगाना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं एंड फिर इसको एक प्लायर की हेल्प से ऑल द वे अंदर की तरफ पुश कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। फिर हम लगाएंगे इन दो वॉशर्स को जो कि आपस में एक दूसरे को लॉक करके रखते हैं। तो इसको लगाना कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक साइड स्मूथ है, दूसरी साइड एकदम प्लेन है। तो प्लेन वाली साइड रहेगी नीचे की तरफ। इसमें एक साइड ये 3 सेक्शंस उठे हुए हैं, एक साइड नॉर्मल है, नॉर्मल साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब इन तीनों सेक्शंस का काम ये है कि ये इसमें टोटल आपको 6 स्लॉट दिख रहे हैं, तो किसी भी 3 स्लॉट में जाकर के ये फंस जाते हैं और फिर इस वॉशर को ये घूमने नहीं देते। क्यों? ताकि ये घूम कर ये जो शाफ्ट है इसमें इसके लिए कट बना हुआ है, इस टाइप का नीचे की तरफ कट बना हुआ है, उस कट से ये नीचे ना चला जाए उसके लिए। तो ये एक तरीके से एक बेस का काम करता है जिसके ऊपर क्लच हाउसिंग स्टैंड करती है। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि इसका पर्पस क्या है। इसको लगाने का तरीका सिंपल सा है, इसके इन स्लॉट्स को इनपुट शाफ्ट के स्लॉट्स के साथ मैच करना है कुछ इस तरीके से। फिर इसको नीचे की साइड लेकर के जाना है नीचे वाले स्लॉट में, एंड जब ये नीचे वाले स्लॉट में चला जाए तब इसको थोड़ा सा उठा करके आपको घुमाना है, इतना कि इसका ये जो हिस्सा है वो घूम करके कुछ इस तरीके से हो जाए। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल हम इसको इस तरीके से करेंगे, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इसको पूरा नीचे की साइड धकेल देंगे तब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे जिससे कि ये इतना घूम जाए। अब हुआ क्या है, ये अपने स्लॉट में जाकर के फंस गया है। तो अब अगर ये घूमेगा तो ये वापस नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज ये यहीं पर रुके रहेगा। तो इसको घूमने नहीं देना है, उसके लिए ये जो लॉक्स हैं ये काम आएंगे। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए इन तीनों को किन्हीं भी 3 स्लॉट्स के साथ मैच करना है एंड फिर इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जा करके उसमें फंस गया है और अब ये जो नीचे वाला वॉशर है वो घूम करके नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं पर रुका रहेगा। उसके बाद में हमारी जो क्लच हाउसिंग है उसको हम कुछ इस तरीके से इन टीथ्स को प्राइमरी गियर के साथ अलाइन करते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे। फिर ये जो स्लीव है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करके स्लीव का ये वाला हिस्सा हम बाहर रखेंगे। वैसे आप इसको लगाने जाएंगे तो ये इससे आगे जाएगी भी नहीं, तो इसलिए इसको इस तरीके से लगाना है। फिर थोड़ा सा क्लच हाउसिंग को एडजस्ट करके इसको ऑल द वे नीचे की साइड पुश कर देना है एंड कुछ इस तरीके से हमारी जो क्लच हाउसिंग है वो लग जाएगी। और अभी जो हमारा क्लच पैक है
उसको बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न जो कि मैं जाहिर करना चाहूँगा वो ये होगा कि ये ओरिजिनल टीवीएस के पार्ट्स हैं। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट में लोग क्या बोलेंगे, नकली है जो भी है, मुझे पता है कि मैं ओरिजिनल टीवीएस की पैकिंग में ओरिजिनल टीवीएस का सामान लेकर के आया हूँ। एंड इनकी क्वालिटी देखो यार, मैं इनको खोलता नहीं, कैमरा के आगे ही खोलता, बट द थिंग इज़ कि इनको खोलने के बाद पता चला कि इनकी क्वालिटी कैसी है, बिकॉज पैकिंग में तो सपने तो आते नहीं है कि ख़राब हो रखी है क्वालिटी। तो यहाँ पर इन प्रेशर प्लेट्स को देखो आप एक बार, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो हो क्या रहा है कि ये जो प्रेशर प्लेट है इसका एक कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्टाम्पिंग करते टाइम, मतलब होता क्या है कि प्रेशर प्लेट पहले कट करी जाती है एंड उसके बाद में ये जो इसमें डॉट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ये फिर बाद में पंच करे जाते हैं एक तरीके से। तो जो पंचिंग वाली प्रोसेस है उसमें आप इनकी क्वालिटी देखो। एक कंसर्न मैंने पहले भी रेज करा था जब मैंने आरटीआर रिबिल्ड करी थी पूरी, तो उसका जो मड गार्ड था उसमें पेंट में ओवर स्प्रे हो रखा था। अब टीवीएस ने पार्ट्स की प्राइस इतनी ज़्यादा कर रखी है और क्वालिटी इस तरीके की दे रहे हैं। इस क्लच प्लेट की कंडीशन देख लो आप यार, ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये किस तरीके से ओईएम स्टैंडर्ड्स की लग रही है। हालांकि मेरे को नहीं पता कि इसका मटेरियल किस चीज़ से बनता है, मुझे प्रेशर प्लेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था तो मैंने उसका बता दिया, बट देखने में तो यार ये भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि हाँ थोड़ा वीक है। बाकी इनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पता नहीं है, लेकिन कम ऑन यार, मतलब 3 प्रेशर प्लेट हैं ये एंड कितने रुपए लिए हैं, 160 रुपीज़ लिए हैं इनके मेरे से। एंड इनकी क्वालिटी देखो यार। तो ऑटो मैन्युफैक्चरर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, या तो प्राइस कम कर दो या क्वालिटी मत गिराओ। आप तो दोनों ही काम कर रहे हो, आप प्राइस भी बढ़ा रहे हो क्वालिटी भी गिरा रहे हो, देखो अच्छी बात नहीं है। बाकी आपकी कंपनी है, आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको जो करना है वो करो, बट वही है कि घूम फिर के बात फिर मैकेनिक पर आती है ना, जो काम करता है उस पर आती है। आपने स्पेयर पार्ट्स खराब देख दिए, कोई टीवीएस को जाकर के ये नहीं बोलेगा कि क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। सब जिसने मेरे से काम कराया वो मेरे पास ही आएगा कि हाँ भाई तूने डाली थी क्लच प्लेट, क्या हुआ। तो आई होप कोई देख रहा है तो समझ जाएगा। बाकी नंदलेस अभी इसकी जो क्लच पैक की असेंबली है वो करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, उसके बाद में एक फ्रिक्शन प्लेट लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, फिर इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे एंड फिर लगेगी एक प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट में होता क्या है जनरली कि एक साइड आपको प्लेन मिलेगी एंड एक साइड स्मूथ मिलेगी, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही साइड एक जैसी हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कैसे भी लगाओ। लेकिन अगर आप वाली प्रेशर प्लेट अच्छी क्वालिटी की हैं तो उनमें जो स्मूथ साइड होती है उसको आप बाहर रखना, मतलब स्मूथ साइड इस तरफ होनी चाहिए और जो प्लेन साइड है वो इस तरफ होनी चाहिए। उसके बाद फिर से इस पर ऑयल अप्लाई करना है एंड इसी तरीके से जो 4 फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो लगानी है और जो 3 प्रेशर प्लेट्स हैं वो लगानी है। तो एक एक तो लगा दी, बची हुई मैं लगा लेता हूँ एंड फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। एंड अब बारी है इसको लगाने की। तो इसमें यहाँ पर आपको एक डॉट जैसा दिख रहा होगा एंड ये सेम डॉट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो हब एंड सेंटर के जो डॉट्स हैं उनको आपस में अलाइन करते हुए इसको कुछ इस तरीके से लगाना है एंड फिर देख लेंगे कि पूरा जो क्लच पैक है वो अच्छे से स्क्वीज हो गया है या नहीं। एंड अभी फ्रिक्शन प्लेट के ये जो लोब्स हैं इनको सभी को एक साथ अलाइन करके और फिर इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इसके ग्रूव्स हैं, इनको इनपुट शाफ्ट के साथ अलाइन करना है। तो सबसे पहले इनको अलाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम इनपुट शाफ्ट को रोटेट कर सकें और ये हो गया। तो अभी इनको अलाइन रखते हुए इसको ऑल द वे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद इसका एक बेलीवेल वॉशर है उसको लगाना है। तो बेलीवेल वॉशर में जो हिस्सा उभरा हुआ रहता है उसे हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं एंड इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर लगाना है ये नट जो कि नॉर्मल वाला है, मतलब इसको अगर आप टाइट करेंगे तो ये टाइट होगा और लूज़ करेंगे तो ये लूज़ होगा। थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको जितना हाथ से टाइट कर सकते हैं उतना हाथ से करेंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर टाइट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल टूल की। तो इसके ये जो स्टैंड ऑफ्स हैं इनमें ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा और फिर इस स्पेशल टूल की हेल्प से हम इसको होल्ड रखते हुए टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाते हैं चारों क्लच स्प्रिंग्स को। तो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब आप इनको कैसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लगेगी इनकी प्लेट कुछ इस तरीके से, 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगेंगे।
फिर इनको करेंगे सबसे पहले हैंड टाइट। थोड़ा सा हैंड टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है वो कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए कि नीचे की साइड गैप रहे। इस पर्टिकुलर इंजन में ये इसी तरीके से लगती हैं। तो अगर आप वाली जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो नीचे की तरफ है, मतलब एक या दो फ्रिक्शन प्लेट नीचे की तरफ है, बीच में इनकी जगह बनी हुई है जितनी है उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आपको इनको फिर से लूज़ करना है एंड प्रॉपरली जो हब एंड सेंटर है उनको आपस में अलाइन करके फिर से टाइट करना है। तो ये आप अच्छे से देख लेना एंड अभी इनको पूरा टाइट कर देते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो इसका लिफ्टर बेरिंग है वो लग जाएगा। उसके बाद में ये एक पार्ट है जो कि ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए लगेगा ऐसे। फिर एक ये छोटी सी आयरन बॉल है, इसको हम इस होल में ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को। तो इसमें की के लिए एक अलग से स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट को की के साथ मैच करते हुए हमें इसको नीचे की साइड पुश करना है। फिर लगाएंगे बेलीवेल वॉशर एंड ये नट जो कि थोड़ा स्पेशल है बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर टाइट होगा और क्लॉकवाइज रोटेट करने पर लूज होगा। उसके बाद में ये एक स्पेशल टूल है, आप चाहें तो किसी भी गियर को आधा काट करके एक रोड वेल्ड करवा सकते हैं। जिससे होगा क्या कि इन दोनों गियर्स के बीच में हम इसको फंसा देंगे तो ये इन गियर्स को लॉक कर लेगा और अभी हम इस स्पेशल टूल की हेल्प से ये जो नट है इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कैमरामैन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैं करता हूँ एंड फिर आगे मूव ऑन करते हैं। एंड अभी इसके ऊपर जो गैस्केट लगेगा उस पर मैं ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों साइड इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे, फिर इसको कुछ इस तरीके से अलाइन करते हुए प्लेस कर देंगे। फिर लगाएंगे इसकी कैप को, बट कैप को लगाने से पहले ये ऑयल प्लंजर बोलते हैं इसको लगाना पड़ेगा। तो जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से लगेगी, फिर उसके बाद में ये प्लंजर लगेगा कुछ ऐसे, फिर इसको दबा करके रखते हुए इस साइड ये जो पिन है इसको हमें लगाना है। तो इसको लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, इसमें जो सीधी वाली साइड है वो इसमें जहाँ पर कट बना हुआ है उस साइड से जाएगी। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद में पुश करना है जस्ट लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। अब ये अपनी जगह पर लग गया, इसको प्रेस करके देखेंगे ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसके होल्स को अलाइन करते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और फिर इसके तीनों 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स को टाइट कर देंगे। तो अब बारी है गैस्केट को लगाने की। तो उसके लिए एक लोकेटिंग डाउल यहाँ पर लगती है एंड दूसरी इसके जस्ट ऑपोजिट इस साइड लगती है। और गैस्केट पर मैंने ग्रीस यूज़ करा है पहले की तरह। तो जो डाउल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करके प्लेस कर देंगे। अब बारी आरच कवर को लगाने की, लेकिन उससे पहले इसको प्रेप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो किक शाफ्ट की ऑयल सील है उसको लगाएंगे। सो हियर वी गो। फिर बारी है हमारी जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसकी ऑयल सील को लगाने की। तो ये लग गई यहाँ पर। उसके बाद क्लच रिलीज शाफ्ट को लुब्रिकेट करेंगे एंड यहाँ से इंसर्ट करेंगे। फिर ये वाली जो स्प्रिंग है इसको क्लच रिलीज शाफ्ट में से पास थ्रू करना है एंड फिर क्लच रिलीज शाफ्ट को ऑल द वे प्रेस कर देंगे। अभी स्प्रिंग का जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पर एक बुश छोटी सी उसमें लॉक होगा, तो इसको इस साइड रोटेट करके इस साइड से टैप करना है ताकि वो जो बुश है वो बाहर निकल आए। ये रही वो बुशिंग, इतनी बाहर रखनी है हमें इसको। अभी स्प्रिंग का ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें इसके ऊपर लगाना है। तो इसको नीचे की साइड करते हैं एंड स्प्रिंग को उठा करके इसके ऊपर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी ये कुछ ऐसे काम करेगा। एंड अभी ये वाली जो पिन है इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले जो शाफ्ट है उसको हम रोटेट करके यहाँ पर लेकर के आएंगे एंड फिर इस पिन को ड्रॉप कर देंगे। तो एज यू कैन सी ये यहाँ पर लॉक हो गई है। किक शाफ्ट को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेते हैं ताकि जो किक शाफ्ट की ऑयल सील है वो डैमेज ना हो। एंड उसके बाद में आरच कवर को किक शाफ्ट के साथ अलाइन करते हुए नीचे की साइड पुश करेंगे एंड डाउल्स के साथ अलाइन करके इसको
थोड़ा सा टैप करके इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद टोटल ये 10 बोल्ट्स हैं जिनको हमें यहाँ पर लगाना है। तो शुरुआत करेंगे नीचे वाले बोल्ट्स को लगाने से, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा डर्टी बोल्ट्स हैं वो नीचे की साइड लगेंगे। एंड अभी यहाँ पर दोनों बोल्ट्स लगाने से पहले ये प्लेट है, ये लगेगी, ये कुछ इस तरीके से लगेगी, और फिर इसके बोल्ट्स को लगा देंगे और अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेंगे। और फिर हम लगाएंगे डिपस्टिक को। तो सबसे पहले इसकी ओरिंग को लुब्रिकेट करके इसकी जगह पर सीट करेंगे एंड उसके बाद में डिपस्टिक को लगा करके हैंड टाइट कर देंगे। फिर हमारा जो स्ट्रेनर है उसको लगाते हैं एंड अभी जो ड्रेन बोल्ट है उसको लगाना है। तो इसकी ओरिंग को प्लेस करते हैं एंड सबसे पहले इसको हैंड टाइट करेंगे और फिर इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और लगे हाथ जो स्पीड सेंसर है उसको भी लगा ही देते हैं। तो इसमें एक रबड़ की ओरिंग लगती है, मेक श्योर करें वो लगी हुई हो, इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें एंड उसके बाद में इस होल को इसके साथ अलाइन करते हुए इसको ऑल द वे हम पुश कर देंगे। फिर इसका ये 10 मिलीमीटर का एक बोल्ट है जिसको लगा करके टाइट करना है। अभी बारी है जो लेफ्ट साइड है उसको बिल्ड करने की। तो सबसे पहले जो टाइमिंग चेन है उसको यहाँ से पास थ्रू करते हुए हमारी जो क्रैंकशाफ्ट में इसका गियर है उसके ऊपर लगा करके कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। फिर लगाएंगे राइट साइड में जो टाइमिंग चेन की गाइड लगती है उसको। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर अलाइन करना है और इसमें ये जो साइड है जो कि एकदम प्लेन है, दोनों साइड इसमें कर्व्स बने हुए हैं बट बीच में एकदम प्लेन सरफेस है, ये हम अंदर की तरफ रखेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा उभार दिखेगा, यहाँ पर हमारा जो चैन टेंशनर है वो अपना फोर्स अप्लाई करता है, तो ये साइड हम बाहर रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलाइन करके लगाना है और उसके बाद में ये एक 10 मिलीमीटर का इसका बोल्ट है, इसको यहाँ पर लगा करके टाइट कर देंगे। फिर बारी आती है मैग्नेट की, लेकिन उससे पहले इसका जो वन वे है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वन वे में इस टाइप की टोटल 9 रोलर्स लगती हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। जो बाकी की 8 हैं वो मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। ये जो लास्ट वाली है ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बचा के रखी है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। ये हमारा वन वे है। इन केस आपने वन वे को खोल रखा है या उसको चेंज कर रहे हैं तो टोटल 3-5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं जो कि इसको होल्ड करके रखते हैं। और ये जो बोल है ये यहाँ पर आप ये स्प्रिंग देख सकते हैं, इस स्प्रिंग को अंदर की साइड प्रेस करेंगे और फिर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो स्प्रिंग है उसको हमने कुछ इस तरीके से कंप्रेस कर लिया, इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं और फिर ये जो रोलर है इसको वर्टिकली यहाँ पर ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से और फिर इसको हम रिलीज कर देंगे और ये जो स्प्रिंग है ये इसके अगेंस्ट आकर के लग जाएगी। अब इसका काम यही है कि जब ये इस साइड रोटेट करेगा तो ये पीछे की साइड पुश हो जाए और इस साइड चलते टाइम ये जो स्प्रिंग है ये इसको यहाँ पर लॉक करके रखती है ताकि हमारा जो वन वे क्लच है वो काम कर सके। तो ये लग गया। अब जो फ्लाई व्हील है उसको लगाना है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की साइड जाएगा, तो इनको ऐसे अलाइन करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये लग गया। अभी ये काम कैसे करता है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेट साथ में घूम रहा है। तो इसका यही काम है, एंटी क्लॉकवाइज वर्क नहीं करना और क्लॉकवाइज वर्क करना। तो अभी इसको एज इट इज हमें इंजन में फिट करना है। तो उसके लिए क्रैंकशाफ्ट के इस वाले पोर्शन को लुब्रिकेट कर लेते हैं, बिकॉज वन वे में एक नीडल बैरिंग लगा रहता है, वो ड्राई नहीं चलना चाहिए। फिर ये जो वुडरफ की है इसको यहाँ पर इसका जो स्लॉट है उसमें लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो मैग्नेट है उसमें की के लिए एक कट बना रखा है, उस कट को की के साथ अलाइन रखते हुए जो मैग्नेट है उसे हमें ड्रॉप करना है जस्ट लाइक दैट। फिर लगेगा ये 17 मिलीमीटर का नट। यहाँ पर कोई वॉशर वगैरह नहीं लगता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको सबसे पहले हैंड टाइट कर लेते हैं एंड उसके बाद में इसके स्पेशल टूल मैग्नेट होल्डर की हेल्प से इसको प्रॉपर्ली टाइट कर लेंगे।
अब लगाएंगे स्टार्टर मोटर को। तो इसमें जिस साइड से वायर निकला हुआ है वो हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे। मेक श्योर इसकी ओरिंग अपनी जगह पर हो, थोड़ा सा उसको लुब्रिकेट कर लें एंड फिर यहाँ से इसको पास थ्रू करना है। इन दोनों सेक्शंस को यहाँ पर 2 होल्स बने हुए हैं बोल्ट लगने के लिए, उनके साथ मैच करके इसको ऑल द वे पुश कर देना है। फिर लगाने हैं इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स जिनकी साइज़ कुछ इस तरीके से है। तो एक यहाँ पर लगेगा एंड दूसरा वाला यहाँ पर, और फिर कर देंगे इनको प्रॉपरली टाइट। उसके बाद में लगाएंगे ये स्टार्टर मोटर की ड्राइव गियर और फ्लाई व्हील की ड्रिवन गियर, दोनों एक ही हैं। तो इसमें जिस साइड टीथ्स के बीच में गैप ज़्यादा है, टीथ्स कम है, वो साइड नीचे की तरफ रखेंगे और बारीक टीथ्स वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। और इसको इस स्लॉट के साथ अलाइन करते हुए, इन दोनों गियर्स के साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर बारी आती है इसकी जो डाउल पिन है उसको लगाने की। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में एक सेक्शन थोड़ा नीचे की साइड दिखेगा, मतलब ये बम्प है, दोनों साइड उठे हुए हैं, बीच में ये साइड जो है ये थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा डायमीटर इसका कम है। तो ये जो छोटे वाला सेक्शन है ये नीचे की तरफ जाएगा, इस सेक्शन में हमारी जो गियर है वो चलेगी और फिर ऊपर की तरफ हम ये जो स्लीव है ये लगा देंगे। तो इसको इस तरीके से लगाना है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे एंड फिर नीचे वाले होल के साथ अलाइन करते हुए इसको ऑल द वे पुश कर देंगे एंड फिर ये जो कॉलर है इसको लगा देंगे। फिर लगेंगी 2 लोकेटिंग डाउल्स, एक लगेगी यहाँ पर, दूसरे वाली यहाँ पर। उसके बाद में लगाना है इसका पेपर गैस्केट जिसको पहले से ग्रीस कर लिया गया है। तो डाउल्स के साथ अलाइन करके इसको प्लेस कर देंगे और फिर प्लेस कर देंगे अपना जो LH कवर है उसको। लेकिन जस्ट इन केस आप जो मैग्नेट कॉइल है उसको रिप्लेस कर रहे हैं या फिर आपने खोल लिया है तो दिखा देता हूँ। 2 स्क्रू यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर एक प्लेट है जो कि मैग्नेट कॉइल से ही अटैच्ड है तो वो यहाँ पर रहेगी। फिर नीचे की साइड एक स्टॉपर प्लेट लगी हुई है जो कि इसकी वायरिंग को रोक के रखती है ताकि वो मैग्नेट के अंदर आकर के सब कुछ खराब ना कर दे। उसके बाद में लगा हुआ है हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर जिस पर लगे हुए हैं 2 स्क्रूज। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए एंड अभी इसको डाउल्स के साथ अलाइन करते हुए लगा देंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने हाथ का ध्यान रखना क्योंकि मैग्नेट इसको अपनी साइड खींचेगा और वो फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर लगाएंगे इसके टोटल 9 बोल्ट्स हैं उनको। तो सारे बोल्ट सेम साइज़ के हैं, 1 बाई 1 करके इनको ड्रॉप करना है। जो अच्छे दिखने वाले बोल्ट्स हैं उनको ऊपर की तरफ रख दीजिएगा और जो ज़्यादा डर्टी बोल्ट्स हैं उनको नीचे की तरफ रख दीजिएगा। और अब इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेंगे। एंड उसके बाद में ये जो क्लिप है इसको हमारा जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसमें कुछ इस तरीके से लगाना है। ऑलराइट, सो अब बारी आती है अपना जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको असेंबल करने की। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था जो ये एक्सेसिव गैस्केट निकला हुआ है इसको कट करेंगे। तो एक नॉर्मल ब्लेड की हेल्प से इसको फ्लैट, मतलब ये जो सरफेस है इसके अगेंस्ट इसको रख करके कुछ इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से सेम इस साइड रिपीट करना है। हियर वी गो। और अभी बारी आती है हमारा जो पिस्टन है उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले इसमें हम सर्क्लिप लगाएंगे एंड फिर पिस्टन रिंग्स लगाएंगे, फिर जाकर के हम हमारा जो पिस्टन है उसको कनेक्टिंग रोड से अटैच करेंगे। तो सर्क्लिप लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जो कटा हुआ हिस्सा है सर्क्लिप का उसमें एक तरफ से उसको हम, इसका जो स्लॉट है जिसमें सर्क्लिप जाकर के फिट होनी है उसमें हम इसको फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड फिर दूसरी साइड का जो हिस्सा है उसको हम पुश करके अंदर की साइड फिट करेंगे। इस केस में मैं एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो भी ठीक लगे आप वो टूल यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, सो एक साइड से हमारी स्नैप रिंग फिट हो गई है। अब इस साइड से प्रेस करते ही ये अपने ग्रूव में प्रॉपर्ली फिट हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। अच्छे से चेक कर लें कि स्नैप रिंग, इसका जो ग्रूव है उसमें हर डायरेक्शन से फिट हो गई हो। एंड अब बारी आती है जो हमारे रिंग्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। और वो जो प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में आप लोगों को समझा रखी है। ये पिस्टन भी कोई अलग नहीं है, इसमें भी एग्जैक्टली उसी तरीके से लगने वाली है। तो अभी आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि जो पिस्टन रिंग्स हैं कौन सी रिंग कहाँ लगती है,
कौन सी रिंग किस तरीके से लगाई जाती है और फिर इनका जो गैप है वो कैसे रखा जाता है। तो मैं ये सारी जो फिटिंग है वो कर लेता हूँ एंड उसके बाद में जो पिस्टन है उसको कनेक्टिंग रोड में इंस्टॉल करते हैं। तो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के ऊपर प्लेस करने से पहले मेक श्योर करें आप पिस्टन रिंग, साइड वॉल्स, ये वाला एरिया, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड का अंदर का जो सेक्शन है उन सबको अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट कर लें एंड उसके बाद में होल्स को अलाइन करना है एंड फिर ये जो पिस्टन पिन है इसको स्लाइड करना है। एक चीज जो कि बतानी रह गई वो ये कि पिस्टन की डायरेक्शन किस साइड होनी चाहिए। तो ये आपको एरो का मार्क दिख रहा है, ये जो तीर है ये प्रेजेंट करता है एग्जॉस्ट की साइड को। तो ये तीर, ये एरो हमें उस साइड रखना है जिस साइड साइलेंसर लगने वाला है। तो साइलेंसर इस साइड लगेगा तो इसलिए इस साइड रख रहा हूं। दूसरा तरीका चेक करने का है वो ये है कि इसमें और आसान है क्योंकि ये 3 वाल्व इंजन है। 3 वाल्व इंजन में क्या है, 2 इनटेक वाल्व है, एक एग्जॉस्ट वाल्व है। तो पिस्टन में बिकॉज ये इंटरफेरेंस इंजन है तो इसलिए इसमें पिस्टन में खांचे बने हुए हैं जहां पर वाल्व हैं वो टच तो नहीं होते लेकिन थोड़ा सा आते जरूर हैं। इसलिए इनटेक वाल्व की साइड आपको 2 खड्डे दिखेंगे, एग्जॉस्ट की साइड 1 दिखेगा। तो एक वाली साइड आपको साइलेंसर की तरफ रखनी है, 2 वाली साइड आपको कार्बोरेटर की तरफ रखनी है। इस तरीके से हमें जो पिस्टन है उसको लगाना है। अब बारी आती है दूसरी साइड की जो सर्कलिप है उसको लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कपड़ा रखेंगे एंड उसके बाद में जो सर्कलिप है उसको लगा देंगे। लगाने का तरीका सेम वैसे ही रहेगा जैसे उस साइड था, तो वो दिखा करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। प्लस में इसको यहाँ पर लगाना थोड़ा ट्रिकी रहता है बिकॉज हम ये कोशिश करते हैं कि ये इसमें ना गिर जाए, इसमें ना गिर जाए, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ये मैं लगा लेता हूँ एंड फिर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। फिर लगाते हैं लोकेटिंग डाउल। तो एक लोकेटिंग डाउल यहाँ पर लगेगी कुछ इस तरीके से, दूसरी वाली यहाँ पर लगेगी जो कि पहले से लगी हुई है एंड उसके बाद में लगाएंगे गैस्केट को। तो इसको मैंने फिर से ग्रीस से अच्छे से लुब्रिकेट करा है एंड इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। बेसिकली जिस साइड ऑयल गैलरी के लिए कट बना हुआ है वो यहाँ पर रखना है इस होल के बराबर में एंड अभी पिस्टन को अंदर की तरफ लेकर के आते हैं और जो हमारी गाइड है टाइमिंग चैन की उसको अंदर की तरफ लेकर के आते हैं। साथ ही साथ जो टाइमिंग चैन है उसको भी इसमें से निकालना है, लेकिन मेरे पास टाइमिंग चैन को बाद में निकालने के लिए मैग्नेट पेन है तो इसलिए मैं इसको अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टाइमिंग चैन यहाँ से निकाल लें या फिर उसको तार वगैरह से बांध करके भी रख सकते हैं। अभी डाउल्स के साथ अलाइन करके हमने गैस्केट को लगा दिया है ताकि हम जो सिलेंडर है उसको लगा सकें, लेकिन उससे पहले सिलेंडर की जो वाल है उसको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करना है एंड फिर जो स्टड्स हैं उनके साथ इसके होल्स को अलाइन करके यहाँ तक लेकर के आएंगे। फिर जो पिस्टन है उसको सिलेंडर के अगेंस्ट लगा करके अंदर की साइड पुश करेंगे। अंदर की साइड पुश करते टाइम हमें जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो टॉप 1 रिंग है उसको कंप्रेस करेंगे, फिर टॉप 2 रिंग को चारों तरफ से अच्छे से देख लें क्योंकि आप पिस्टन या सिलेंडर को डैमेज नहीं करना चाहेंगे। एंड जब आप दोनों रिंग्स को कंप्रेस कर लेंगे तो जो पिस्टन है वो सिलेंडर में ऑल द वे इंसर्ट करना है और फिर इसको ऑल द वे नीचे की साइड अच्छे से सीट कर देंगे। अब बारी है टाइमिंग चैन को बाहर निकालने की। तो ये मैग्नेटिक पेन है, इसकी हेल्प से जो टाइमिंग चैन है वो बाहर आ जाएगी और उसके बाद सिलेंडर को पकड़ के रखते हुए जो टाइमिंग चैन है उसकी हेल्प से हम जो पिस्टन है ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। एक्स्ट्रा जो पिस्टन पर ऑयल लग गया है उसको वाइप डाउन कर देंगे। फिर लगाएंगे टाइमिंग चैन की दूसरी जो गाइड है उसको। तो इसमें भी जो प्लेन साइड है, मतलब 2 सेक्शन बाहर निकले में, बीच में जो प्लेन साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे। ये वाली जो साइड है इसको बाहर की तरफ रखेंगे। ये जो सेक्शन दिख रहा है ये ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, जस्ट लाइक दैट। और अभी हमारी टाइमिंग चैन उसको एक बार ड्रॉप कर देते हैं। 2 डाउल्स लगानी है, एक यहाँ पर लगेगी और दूसरे वाली अब की बार यहाँ पर लगेगी। फिर लगाएंगे हेड गैस्केट को। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको इस साइड से अलाइन कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो सेक्शन है ये इधर रखना ही है एंड अभी इसके होल्स को अलाइन करते हुए टाइमिंग चैन है उसको अंदर की तरफ से निकाल लेंगे एंड फिर जो गैस्केट है उसको ऑल द वे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब की बार इस पर इंजन ऑयल लगाया है, ग्रीस नहीं लगाया है। उसके बाद ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि यहाँ पर लगेंगे। तो इनको लगा करके हैंड टाइट कर देंगे। पूरा टाइट इनको अभी नहीं करेंगे, खाली हाथ से जितने टाइट होंगे उतना ही करना है। अभी पूरा टाइट इनको तब करना है जब सिलेंडर हेड लग जाएगा। तो अभी के लिए खाली हैंड टाइट करके छोड़ना है।
और सिलेंडर हेड को लगाने से पहले उसको प्रेप करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। मतलब इसके जो वाल्व्स वगैरह हैं, रोकर्स वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह, कैमशाफ्ट, पिंस, उन सबको अभी यहीं पर इंस्टॉल कर लेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि 1096 रुपीज़ के इसके वाल्व्स आए हैं, लेकिन 3 वाल्व इतने महंगे इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के नहीं हो सकते, तो इसलिए टीवीएस ने क्या किया, ये सारा कुछ दे दिया। तो इसको मैं एक बार आप लोगों के सामने अनबॉक्स करता हूँ और आप देखिए। तो टीवीएस आपको पूरा वाल्व का किट प्रोवाइड कराती है, बिकॉज इनके हिसाब से जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं वो भी आपको वाल्व्स चेंज करते टाइम चेंज ही करनी है, जो कि अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए कि आपका जो हेड है वो कंप्लीटली ओवरहॉल हो जाएगा, आप ना चाह रहे हैं तो भी। बुरी चीज़ ये है कि एक्सपेंसिव हो गया है, 500 550 रुपये में तीनों आपके वाल्व्स आ जाते ओरिजिनल टीवीएस के, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से खर्चा और बढ़ गया। तो आपको सारी रिटेनर प्लेट्स, उसके बाद में वाल्व ऑयल सील्स, कोटर्स, स्प्रिंग्स, तीनों आपके वाल्व, सारी चीज़ें मिलते हैं। इन तीनों वाल्व्स को लेकर के मैंने इनकी जो ग्राइंडिंग वाली प्रोसेस है, मतलब वाल्व लैपिंग जिसको बोलते हैं, वो लेथ मशीन शॉप से करवा लिया था। और बिकॉज 2 वाल्व इसमें सेम है, मतलब इनटेक साइड के 2 वाल्व्स हैं वो सेम है, एग्जॉस्ट का अलग है, तो एग्जॉस्ट वाला तो अलग हो ही गया हमारा, लेकिन इनटेक के दोनों सेम है। और वाल्व लैपिंग हर वाल्व के लिए, हर सीट के लिए यूनिक होती है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लेथ मशीन शॉप वाले भैया ने एक वाल्व पर एक डेंट लगा दिया है, जिससे कि हमें ये पहचान हो सके कि वो वाल्व कौन सी साइड लगेगा। कैसे? कुछ इस तरीके से। सेम डेंट सिलेंडर हेड पर भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसको यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, अंदर की साइड लगाना था या फिर एटलीस्ट यहाँ पर लगाना था, जिससे कि जहाँ पर जो गैस्केट लगेगा उसको कोई इश्यू नहीं आता। हालांकि इसको फिर मैंने थोड़ा सा रीसरफेस करा लिया था इस एरिया को, ताकि ये डेंट रहे लेकिन बाहर की साइड ना उभरा रहे, हमारे जो गैस्केट है, हेड गैस्केट, उसको डैमेज ना करे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत होती है। खैर, अब जो है वो है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अंदर की तरफ, जो इसकी गाइड्स हैं उनमें, एंड फिर हमारे जो वाल्व्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। वाल्व इंस्टॉलेशन के लिए एक वाल्व की जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी के दोनों वाल्व्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। तो सबसे पहले हम एग्जॉस्ट का वाल्व लगाएंगे। तो इसके लिए इसकी जो गाइड है उसके ऊपर ऑयल लगा करके एक वाल्व ऑयल सील है उसको लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। हमारा जो एग्जॉस्ट का वाल्व है उसको लेंगे, इसके स्टेम के ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, अच्छे से ऑयल को स्प्रेड करेंगे, एंड फिर एग्जॉस्ट वाली साइड से इसको इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में नीचे की साइड वाली जो रिटेनर प्लेट है या रिटेनर वॉशर है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करेंगे एंड पुश कर देंगे। तो ये यहाँ पर लग गया। फिर लगानी है वाल्व स्प्रिंग, जो कि इस पर्टिकुलर इंजन के लिए बाई डायरेक्शनल है। हालांकि ज़्यादातर इंजन्स में जो वाल्व स्प्रिंग होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि इनकी कॉइल्स का जो गैप है वो दोनों साइड कंसिस्टेंट है, तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। तो स्प्रिंग को किसी भी डायरेक्शन से प्लेस करना है। उसके बाद में ऊपर वाली जो प्लेट है उसको लेकर के इसमें 2 वाल्व कोटर्स कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है, आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद में इसको यहाँ पर प्लेस करना है। फिर आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, जो वाल्व स्प्रिंग कंप्रेशर टूल आता है उसकी हेल्प से आप जो कोटर्स हैं उनको इंस्टॉल करें। इस तरीके के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मतलब कोई इंजन रीबिल्ड कर रहा था उसमें दिखा रखा है, तो अभी आई बटन में आपको लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस इंजन में मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ एक सॉकेट चाहिए, स्पेशल टूल कुछ भी नहीं चाहिए। सॉकेट का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम जो वाल्व है उसके अगेंस्ट रखेंगे एंड फिर हेड को पलट कर कुछ इस तरीके से रख देंगे कि सॉकेट का जो हिस्सा है वो वाल्व को रोक के रखे। उसके बाद में जो रिटेनर कैप है उसको दोनों थंब्स की हेल्प से प्रेस करेंगे एंड जो कोटर्स हैं उनको उनके स्लॉट में फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा इजीली समझाऊं तो ये हमारा वाल्व है, इसमें यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है उसमें कोटर्स का जो ये वाला हिस्सा है ये जाकर के फंसता है। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं स्लाइड करते हुए ला रहा हूँ और अभी ये यहाँ पर अटक गया, तो हमें यही करना है। तो एक हो गया, इसी तरीके से बाकी के 2 मैं कर लेता हूँ एंड फिर
आगे बढ़ेंगे। और अब बारी है रोकर आर्म्स लगाने की। तो एग्जॉस्ट की साइड वाली जो रोकर आर्म है उसमें सिंगल फिंगर है एंड उसके साथ में ये स्प्रिंग है, ये लगेगी। तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से लगेगी। तो इस साइड आप देखेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ पर रुक सकती है। दूसरी साइड अगर आप लगाने चलेंगे तो इसको रोकने के लिए सरफेस नहीं है। तो इतना तो हमें पता चल गया एक स्प्रिंग यहीं लगेगी। अब किस तरीके से लगेगी, तो ऐसे लगाने चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं पर भी रुक नहीं रही है। तो दूसरी साइड से लगाते हैं तो ये यहाँ पर आकर के रुकेगी। स्प्रिंग का जो ये कट है ये रोकर आर्म की फिंगर पर यहाँ पर होल्ड करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है। तो इसको एज इट इज़ रखते हुए अच्छे से मैंने ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया है। तो अब अंदर की तरफ इसको इंसर्ट करते हैं एंड ये वाला जो होल है इसके साथ जो रोकर आर्म का ये होल है इसको अलाइन रखते हुए जो रोकर पिन है उसको लगाना है। रोकर पिन दोनों सेम है, दोनों में दोनों साइड थ्रेड बने हुए हैं, तो इनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। मेक श्योर आप इसको लुब्रिकेट करके रखें एंड उसके बाद में इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर दें। फिर एक फ्लैट हेड की हेल्प से इसको ऑल द वे इंसर्ट कर देंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड हमें स्प्रिंग लगानी है। यहाँ पर स्प्रिंग है वो होल्ड रहेगी एंड इसको भी लुब्रिकेट करके रखना है। इंस्टॉल करेंगे, होल्स को अलाइन रखेंगे एंड उसके बाद में जो पिन है उसको इंसर्ट कर देंगे। फिर बारी आती है कैम शाफ्ट की। तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है, इसके दोनों बैरिंग्स को और दोनों लोब्स को। उसके बाद में दोनों जो रोकर्स हैं उनको पूरा नीचे की तरफ पुश करके रखते हुए जो कैम शाफ्ट है उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते टाइम इसको घुमाते रहें ताकि जो लोब्स हैं वो रोकर आर्म्स के रोलर्स के नीचे से निकल पाएँ एंड फिर इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करते हुए ऑल द वे पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर बारी आती है ये कैम शाफ्ट होल्डर प्लेट है इसको लगाने की। तो इसमें एक साइड आपको प्लेन मिलेगा ये होल एंड दूसरी साइड ये जो होल है ये अंदर की साइड थोड़ा सा स्लोप बना रखा है ताकि ये जो स्क्रू है ये प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट हो सके। तो ये वाली साइड हम बाहर रखेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड फिर इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने से पहले यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा लोक टाइट यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब बारी है सिलेंडर हेड को फिट करने की। तो सबसे पहले इसको होल्स के साथ अलाइन करते हैं। फिर मैग्नेट पेन की हेल्प से जो टाइमिंग चैन है उसको मैं यहाँ से पास थ्रू करता हूँ। हो गया। दोनों गाइड्स देख लेते हैं। इस साइड की बाहर निकली हुई है गाइड, तो उसको अंदर की तरफ करते हैं एंड अभी हेड को ड्रॉप कर देते हैं। चारों तरफ से चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली ड्रॉप हुआ है क्या। ओके, तो अभी टाइमिंग चैन को एक बार कैम शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा करके रखते हैं और लगाते हैं इसके चारों वॉशर्स को। तो 3 वॉशर्स सेम है, स्टील वॉशर्स हैं। एक वॉशर कॉपर वॉशर है जो कि हमारा जिस साइड से सिलेंडर हेड में ऊपर की तरफ ऑयल गैलरी बनी हुई थी, नीचे जहाँ पर हमने सिलेंडर का गैस्केट लगाया था पेपर वाला, वहाँ पर। तो ये उस ऑयल लीकेज को यहाँ से रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है एंड बाकी के जो 3 वॉशर्स हैं उनको इन 3 जगह लगाना है। और फिर लगाएंगे इनके कैप नट्स जो कि चारों सेम है, तो उनमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। एंड अभी फाइनली हम ये जो 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको प्रॉपर्ली टाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के 2 10 मिलीमीटर के नट्स जो कि यहाँ पर लगेंगे उनको भी लगा करके टाइट कर देंगे। अभी क्योंकि टीवीएस ने हमारे बारे में नहीं सोचा और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो होल आता है वो नहीं दिया, तो इसलिए हमें एक तरीका निकालना पड़ेगा जो कि है एक बार हमारी जो किक लीवर है उसको हमारी जो किक शाफ्ट है उसमें टेम्परेरीली इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से बस। एंड फिर हमारी जो टाइमिंग चैन है उसको कुछ इस तरीके से पकड़ के रखेंगे एंड जो हमारा किक लीवर है उसकी हेल्प से जो इंजन है उसको क्रैंक करने की कोशिश करेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा जो मैग्नेट है और जो पिस्टन है वो रोटेट करेगा। तो अभी हमारा गोल क्या है, इस किक लीवर की हेल्प से हम पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पर लाना चाहते हैं।
कुछ इस तरीके से। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो होल है इसके सेंटर में होनी चाहिए। अभी कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से है कि आपको ये ऑफसेट दिख रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये एकदम सेंटर में है। और वो जो लाइन है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उसके पास में आपको टी दिखेगा, जो कि अभी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना इसलिए, बट कोशिश कर रहे हैं। सो ये टी है एंड ये उसके पास वाली लाइन है। ये टी का छोटा सा हिस्सा आपको भी दिख रहा होगा और ये उसके पास वाली लाइन है। तो ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर में होनी चाहिए, विच मीन्स कि हमारा पिस्टन टॉप पर है एंड इसी पोजीशन पर हमें जो हमारी टाइमिंग है उसको एडजस्ट करना होता है। तो वो हमने कर लिया। अभी इसको एज इट इज़ रखना है, जो मैग्नेट है उसको हिलाना नहीं है। एंड सबसे पहले जो कैम शाफ्ट है उसमें यहाँ पर एक ये डाउल पिन लगती है, इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड फिर हमारा जो कैम गियर है उसको लगाना है। तो इसमें ये डॉट वाली साइड है ये ऊपर की तरफ रखनी है। एंड ये जो दोनों सेक्शंस हैं इनको ये जो फेस है इसके साथ पैरेलल रखना है। तो इसको उसी पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं एंड जो टाइमिंग चेन है उसको इसके ऊपर लगा देते हैं। अभी एज यू कैन सी ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हमारी जो टाइमिंग है वो एक टीथ आउट है। तो वापस निकालते हैं इसको एंड एक टीथ टाइमिंग को सही करते हैं। एंड अभी हमारी टाइमिंग परफेक्ट है। तो जो डाउल है उसके साथ इस होल को अलाइन करेंगे कैम शाफ्ट को रोटेट करके एंड ये लग गया। सो फाइनली हमारी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर हो गई। तो अभी ये प्लेट है इसको लगाएंगे, इसको इस साइड से लगाएंगे ना कि इस साइड से, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये जो पिन है ये इसको रोक के नहीं रखेगा। अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये पिन है ये भी ये प्लेट रोक के रखेगी। तो ऐसे हमें इसको लगाना है। फिर ये 10 मिलीमीटर के 2 बोल्ट्स हैं, इनको लगा करके सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे। इन बोल्ट्स को लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, ये अगर नीचे गिर गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हैंड टाइट करने के बाद हम सबसे पहले एक पूरा रोटेशन 360 डिग्री इंजन का करेंगे, अगेन किक की हेल्प से, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है। ऑलराइट, सो मैंने इसको 3-4 बार रोटेट करके देखा एंड उसके बाद मैं इसको फिर से टॉप डेड सेंटर पर लेकर के आया हूँ। सो एज यू कैन सी जो डॉट है वो ऊपर की तरफ है एंड ये जो लाइंस हैं ये इस सरफेस के पैरेलल हैं। तो अभी हम मैग्नेट का जो एरो है, जो मार्क है टी के पास वाला, वो चेक करते हैं। सो एज यू कैन सी ये मार्क भी सेंटर में है और ये जो हमारी टाइमिंग है ये भी परफेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो इंजन की टाइमिंग है वो करनी है। उसके बाद में इनको प्रॉपर्ली टाइट करने के लिए हम हमारी जो किक लीवर है उसको सबसे पहले इंगेज करेंगे। सो एज यू कैन सी अभी जो हमारी किक है वो इंगेज हो गई है। इस सिचुएशन में हम इन दोनों बोल्ट्स को प्रॉपरली टाइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कनेक्शन डायरेक्ट किक से हो गया है। तो जब तक हम किक को नहीं रिलीज कर देते तब तक ये रोटेट नहीं करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी इस वाले को मैंने टाइट कर दिया है, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ और ये हो जाएगा सेकेंड वन। एंड अभी ये वाले जो सेक्शन है इनको हमें बेंड करना है, तो इनको थोड़ा ऊपर लेकर के आते हैं और कुछ इस तरीके से बेंड कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये जो प्लेट है इसने इन बोल्ट्स को इनकी पोजीशन पर लॉक कर दिया है। सेम इसके साथ करना है तो वो मैं करता हूँ एंड फिर आगे की स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाली है इसकी वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट। तो उसके लिए इसी पर्टिकुलर इंजन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। उसमें अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है कि इस मोटरसाइकिल की वाल्व क्लियरेंस कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं बिकॉज आपको पता है वाल्व क्लियरेंस कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इसकी वाल्व क्लियरेंस के जो नंबर्स हैं, जो क्लियरेंस है वो बता देता हूँ। 0.04 mm इनटेक वाल्व्स के लिए एंड 0.08 mm एग्जॉस्ट के वाल्व के लिए। एंड विद दैट बीइंग सेड वाल्व क्लियरेंस हमारी हो चुकी है, इसकी मैंने कर ली है। तो अभी बाकी की जो असेंबली है वो करते हैं, जिसमें हम लगाएंगे इन रिटेनर स्प्रिंग्स की प्लेट को। तो ये प्लेट इसी तरीके से लगेगी ना, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं और उल्टा करके लगाने चलेंगे तो भी ये फिट नहीं होगी। तो इसलिए इसको यहाँ पर लगाना है, बट लगाने से पहले एक साइड की स्प्रिंग है उसको इस हुक में लगा लेंगे एंड उसके बाद में इसको ऐसे होल्ड रखते हुए इसके ये 2 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जिनको 1 बाय 1 लगाएंगे एंड फिर टाइट कर देंगे। वैसे ये जो 2 बोल्ट्स हैं इनका सिर्फ एक ही काम नहीं है। पहला काम इनका है ये प्लेट है इसको होल्ड करके रखना, दूसरा काम इनका है
जो हमने रोकर की पिंस लगाई हैं उन पिंस को भी ये नीचे की साइड, ये जो लंबा वाला सेक्शन निकला हुआ है ना, ये नीचे जा करके उन पिंस के आगे आ जाता है जिससे कि वो पिंस बाहर ना निकल सके। सो ये थोड़ी सी क्लेवर इंजीनियरिंग लगी मेरे को। एनीवेज इन दोनों को टाइट करते हैं और फिर इस साइड की स्प्रिंग है उसको इस हुक में उठा करके इंस्टॉल करते हैं। फिर लगाएंगे हमारा जो चैन टेंशनर है उसको। तो इसमें अंदर की साइड एक ओरिंग लगी रहती है जो कि इस केस में पहले से लगी हुई है। अगर आप पुराना टेंशनर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो जो रिंग है उसको आप चेंज कर सकें, अदरवाइज उस पर थोड़ा सा 3 बॉन्ड लगा दें, बिकॉज ये रिंग कंप्रेस हो जाती है ओवर द टाइम एंड फिर इसमें ऑयल लीकेज के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में वैसे तो ये बाई डायरेक्शनल है, बट फिर भी ये जो एरो का निशान बना हुआ है इसको ऊपर रखते हुए हम इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं और ये इन दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट से टाइट होने वाला है। और फिर ये जो टैब है जो कि इसकी टेंशन को लॉक करके रखे हुए है, इसको हमें खींचना है। और आपने जो आवाज़ सुनी उसका मतलब ये है कि ये जो टेंशनर है वो भी वर्क कर रहा है टाइमिंग चैन का जो पैड है, जो गाइड है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके। तो अभी इसकी ये एक ओरिंग है, थोड़ा सा लुब्रिकेट करके इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर ये जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको लगा करके थोड़ा सा टाइट कर देंगे। एंड अभी एक बार फिर से जो किक लीवर है उसकी हेल्प से इंजन को रोटेट करके अच्छे से देख लेंगे कि चैन टेंशनर की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, चैन टेंशनर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्या, वो सारी चीज़ें। सो ऑल इज़ वेल। तो अभी बारी है जो हेड की कैप है उसको लगाने की। तो इसमें ये गैस्केट है, इसमें एक साइड एक सेक्शन बाहर निकला हुआ है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि उसके लिए गैलरी बनी हुई है। तो उस सेक्शन को अंदर की तरफ लगाना है। एंड अगर आपको इसमें ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अंदर की तरफ 3 बॉन्ड लगा सकते हैं, ज़्यादा मत लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। एंड थोड़ा सा 3 बॉन्ड बाहर की तरफ लगा सकते हैं, जो कि मैं भी करने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए इसको मैं लगा करके टाइट कर दूंगा। अगर इस इंजन में कोई नॉइज वगैरह कुछ ऐसा आता है तो उसके लिए मेरे को वाल्व क्लियरेंस वगैरह या फिर कुछ और चेक करना पड़ सकता है। और 3 बॉन्ड एक बार लगा देने के बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब निकालते हैं तब। तो इसलिए मैं सब कुछ चेक करूंगा, सब मुझे सही लगेगा तब इस पर मैं 3 बॉन्ड लगा करके इसको अच्छे से लगा दूंगा। तो अभी के लिए आप देख लेना, आपको अगर अपने रीबिल्ड करे हुए इंजन पर 100% या उससे ज़्यादा का कॉन्फिडेंस है तो आप अभी लगा करके पैक कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ चेक करना है उसके लिए अभी मैं उसका नहीं लगा रहा हूँ। सो ये ऐसे लगाना है एंड उसके बाद इसके चारों वॉशर्स और 4 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स को यहाँ पर लगा करके इसको टाइट कर देना है। और फिर लगाएंगे स्पार्क प्लग। और लास्ट में लगेगा ये वाला कैप नट। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारी जो इंजन असेंबली है वो होती है कंप्लीट। अब इसमें इसकी बाकी की चीज़ें लगनी हैं, इसको मोटरसाइकिल में लगाना है, तो वो सारी प्रोसेस मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद में सुनते हैं इसकी साउंड। ऑलराइट, सो करते हैं इसको स्टार्ट। आवाज़ इसकी पहले भी ऐसी ही थी, तो उसमें ना तो हमने ख़राब करी है, बेहतर हो नहीं सकती बिकॉज ये एकदम नया ही साउंड कर रहा था। तभी तो हमने वो वीडियो बनाई थी कि भाई इंजन में से साउंड तो आ नहीं रही है पर वाइट स्मोक क्यों आ रहा है। सो प्रॉब्लम हमने पता कर ली थी, उसको रेक्टिफाई कर दिया, बाइक एकदम सही है। अभी थोड़ी देर में इसके ओनर आएंगे एंड उसको लेकर के जाएंगे एंड होपफुली अब फिर से इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अनटिल और अनलेस वो या तो इसको अब्यूज़ करते हैं या फिर इसकी टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप इससे जो इंजन रिबिल्डिंग की प्रोसेस है टीवीएस विक्टर 3 वाल्व की, उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन इस टाइप का और कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे अपने थॉट्स कमेंट कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।